हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के। चलिए, कल हमने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या थे भाई? एक तो था भ्रूणकोश और एक था भ्रूण का परिवर्तन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कल हमने देखे थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए भाई, आज हम छोटी सी बात अगेन भ्रूण के परिवर्तन के बारे में भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, भ्रूण का परिवर्तन, मैं दोबारा से एक बार फिर डायग्राम बना के इसको रिवाइज कराता हूं, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक भी बार नहीं आया है, हो सकता है आ जाए। ठीक है भाई, देखिए तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक युग्मनज होता है युग्मनज। अच्छा, ये युग्मनज कब बना था? द्वितीय निषेचन के द्वारा बना था, है ना। अच्छा, इस युग्मनज में जो विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ विभाजन होगा। इस अनुप्रस्थ विभाजन से क्या हुआ, इसमें दो प्रकार की सेल्स बन जाती हैं। दो सेल जो निर्भाग की तरफ होती है उसको हम एपिकल सेल बोलते हैं, यानी कि शीर्षस्थ कोशिका बोलते हैं, और जो बीजांड द्वार की तरफ होती है वो आधारी कोशिका, जिसको हम बेसल सेल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका नाम टर्मिनल भी होता है। एनसीईआरटी में एपिकल का नाम टर्मिनल है, शीर्षस्थ होगी टर्मिनल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनी युग्मनज में, निर्भाग की तरफ वाली एपिकल और बीजांड द्वार वाली बेसल। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं में वर्टिकल यानी कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, एपिकल में तो वर्टिकल डिवीजन और बेसल में ट्रांसवर्स डिवीजन, अनुप्रस्थ विभाजन, दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, अब जब इन दोनों में साथ साथ विभाजन होता है ना, तो सबसे पहले हम एपिकल सेल को डेवलप करके देखते हैं। तो एपिकल सेल में वर्टिकल डिवीजन होने से सबसे पहले दो कोशिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? दो कोशिकाएं। ठीक है, और यहां मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन भी कर दिया है। एक बार अनुदैर्ध्य विभाजन एपिकल में और एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन बेसल में। दिखाई दे रहा है आपको? देखो, दो सेल एपिकल बन गई वर्टिकल डिवीजन से, दो सेल बेसल बन गई किससे? ट्रांसवर्स सेक्शन से। दोनों एक साथ साथ हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अलग अलग इन दोनों को डेवलप करते हैं सेलों को। तो होता क्या है कि इसमें और विभाजन होने से कौन सी सेल में एपिकल सेल में और विभाजन होने से जो दो कोशिकाएं होती हैं वो क्या बना लेती हैं? चतुष्टांशक बना लेती हैं, क्वाड्रेंट बना लेती हैं। ठीक है, ये जो चतुष्टांशक होता है, इस चतुष्टांशक में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन होने से इसमें 8 कोशिकाएं बन जाती हैं इस प्रकार, और इसको हम बोलते हैं अष्टांशक। क्या बोलते हैं? अष्टांशक। अभी मैं बेसल सेल को डेवलप नहीं करके चल रहा हूं, केवल एपिकल सेल को डेवलप करके बता रहा हूं। ठीक है, तो चतुष्टांशक में अनुप्रस्थ विभाजन होने से अष्टांशक बन जाता है। ठीक है, अब इस अष्टांशक में
परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? परिणत। कौन सा विभाजन? परिणत। मैंने आपको दो विभाजन बता रखे हैं, परिणत और अपनत बता रखे हैं। परिणत तो होता है जिसमें कोशिकाएं इस प्रकार डिवाइड होती हैं कि वो लेयर बना देती हैं, परत बना देती हैं। और अपनत इस प्रकार का विभाजन होता है जिसमें लेयर नहीं बनती बल्कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। क्लियर है बात? हाँ, तो देखिए जब इसमें परिणत विभाजन होगा तो क्या होता है कि परिणत विभाजन का काम होता है लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो परिणत होता है देखो इस प्रकार हो जाएगा ऐसे। तो ये जो हमारी सेल्स थी यहाँ पर 8 कोशिकाएं थी, इनमें परिणत विभाजन हुआ तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब ये जो है आप यहाँ क्या बोल सकते हैं कि ये तो आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। बताओ क्लियर दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही? इससे पहले आपके पास क्या था? केवल अष्टांशक था। अगर आप अष्टांशक में परिणत विभाजन करेंगे, कौन सा विभाजन? परिणत विभाजन, तो बताइए दो परत बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बनेंगी ना। अच्छा, 8 कोशिका तो बाहर वाली परत में आपको दिखाई दे रही है और 8 कोशिका अंदर वाली परत में। ठीक है भाई, इन सेलों को मैं ऐसे डिवाइड, क्योंकि परिणत विभाजन ऐसे होगा इस प्रकार, तो ये सेल दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी ना, एक यहाँ और एक यहाँ। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से डिवाइड होगी ना ये। हाँ, तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब वो ये कहता है कि जो ये बाहर की परत है, इस परत को हम डर्मेटोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोजन। यानी कि 8 कोशिकाओं की जो बाहर की परत है वो क्या कहलाती है? डर्मेटोजन कहलाती है। अब इनका फंक्शन क्या है? जो ये डर्मेटोजन होती है, यहां मान लीजिए 8 कोशिकाएं थी 8 कोशिकाएं डर्मेटोजन वाली बनाई है मैंने। इनमें होता है अपनत विभाजन। कौन सा विभाजन? अपनत। और अपनत विभाजन कैसे होता है? इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है ना, ऐसे। तो ये जो हमारी कोशिका हैं, जब इनमें अपनत विभाजन होगा तो ये बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएंगी ना। नहीं आई बात समझ में आपको? इस प्रकार कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो अब जो ये बहुत सारी कोशिकाएं बन गई थी 8 कोशिकाओं से अपनत विभाजन द्वारा, इसको हम एपिडर्मिस लेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एपिडर्मिस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डर्मेटोजन है वो आगे अपनत विभाजन कर भ्रूण की एपिडर्मिस का निर्माण करती है। ठीक है, जबकि जो आंतरिक कोशिकाएं हैं, ये जो आंतरिक कोशिकाएं हैं ये भी अपनत विभाजन कर 3 संरचनाएं बनाती हैं। वो संरचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो बनाती हैं बीज पत्र, एक बनाती हैं भरण विभज्योतक और एक बनाती हैं प्राक एथा यानी कि प्रोकैम्बियम सिस्टम। ठीक है, तो आपको क्या बात समझ में आई यहाँ पर कि भाई जो अष्टांशक था उसमें परिणत विभाजन होने से 2 परत बनी, एक तो 8 कोशिकीय बाह्य और एक 8 कोशिकीय आंतरिक। जो 8 कोशिकीय बाह्य परत थी उन्होंने अपनत विभाजन कर वो तो डर्मेटोजन बना देती है। चलो ये डर्मेटोजन थी, और ये जो डर्मेटोजन है वो अपनत विभाजन कर भ्रूण की एपिडर्मिस का निर्माण करती है। जबकि आंतरिक कोशिकाओं का जो समूह होता है वो
प्लांट के बीज पत्र, भरण विभ्योतक और पराग एधा तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही मेन चीज होती है एम्ब्रियो के पास। ठीक है भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट में यह आपको दिखाई दे जाएगा क्या? हाँ, देखिए यहां तक बात क्लियर है। अब वो ये कहता है कि भाई ये जो डर्मेटोजन थी ऊपर वाली लेयर जो एपिडर्मिस बना रही है वो और अपनत विभाजन करती है, जिससे उसमें कोशिकाओं की संख्या ज्यादा बढ़ती जाती है। तो कोशिकाओं की संख्या ज्यादा बढ़ने से ये हार्ट शेप हो जाती है। कैसी हो जाती है? हार्ट शेप हो जाती है। ठीक है, देखो चलो इसको यहीं तक रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में दोनों सेल का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। हमारी नोट्सों में यहां तक एक बार डेवलपमेंट बताया है पूरी एपिकल सेल का। अब एक बार मैं थ्योरी समझा रहा हूं, है ना। देखो, सर्वप्रथम युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती हैं, निभाग की तरफ एपिकल सेल और बीजांड द्वार की तरफ बेसल सेल। इन दोनों में वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन साथ साथ होते हैं। एपिकल सेल में वर्टिकल डिवीजन से बनी दो कोशिकाओं में उन्हें पूर्व अनुदैर्घ्य विभाजन होने से चतुष्टांशक बनता है। इस चतुष्टांशक में अनुप्रस्थ विभाजन होने से अष्टांशक बनता है और अष्टांशक में परिणत विभाजन होने से 8 कोशिकीय बाह्य परत डर्मेटोजन और 8 कोशिकीय आंतरिक परत बनती है। ये जो डर्मेटोजन है वो अपनत विभाजन कर भ्रूण की एपिडर्मिस बनाती है, जबकि आंतरिक कोशिकाओं का समूह बीज पत्र, भरण विभ्योतक और पराग एधा बनाता है। यहां तक क्लियर है? तो एक बार तो आपको यहां तक लिखना है। तो ये तो एपिकल सेल की डेवलपमेंट की बात हो गई। फिर आप बात करेंगे बेसल सेल के डेवलपमेंट की। हालांकि ये जो दोनों का डेवलपमेंट है वो साथ साथ हो रहा है, लेकिन हम इनको लिखेंगे अलग अलग, है ना भाई। तो देखिए अब बेसल सेल में क्या होता है कि ये जो बेसल सेल होती है, देखो यहां मैं बना देता हूं, है ना, इसको हम बना देते हैं कंप्लीट, कि ये जो बेसल सेल होती है इसमें अनेकों बार अनुप्रस्थ विभाजन होने से, क्या होने से? अनुप्रस्थ विभाजन होने से 8 से 10 कोश की लंबी, बात समझो, ये जो बेसल सेल है उस बेसल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन चलते हैं। तो मान लीजिए अनुप्रस्थ विभाजन से इसमें 8 से 10 कोश की लंबी एक संरचना बन गई और इस संरचना को हम सस्पेंसर कहते हैं, यानी कि निलंबक कहते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट पॉइंट करके ये लिखना है कि आधारीय कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होने से 8 से 10 कोश की या 7 से 10 कोश की लंबी एक संरचना बन जाती है, जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं। लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि सस्पेंसर की अंतिम कोशिका, सस्पेंसर की अंतिम कोशिका फूलकर एक चोषकांग का निर्माण करती है। और ये जो चोषकांग होती है ना, वो भोजन को अवशोषित करने का कार्य करती है भ्रूण कोश से। तो चोषकांग का निर्माण करती है निलंबक की अंतिम कोशिका। और जो इसके भ्रूणीय सिरे की तरफ स्थित कोशिका होती है, देखो ये वाली, इसको हम हाइपोफाइसिस कोशिका कहते हैं। ये भ्रूणीय है। मेरा कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है ना, वो एपिकल सेल करती है। इसको हम एम्ब्रियोजन सेल भी कहते हैं। ये भी आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। एम्ब्रियोजन यानी कि मुख्य रूप से भ्रूण का निर्माण कौन सी कोशिका करेगी? एपिकल सेल करेगी, जो निभाग की तरफ होती है। तो भ्रूणीय सिरे की तरफ जो
बेसल की फर्स्ट कोशिका है उसको आप हाइपोफाइसिस अधः स्फीतिका सेल्स कहते हैं। ये जो हाइपोफाइसिस है इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है एक तो रेडिकल और एक रूट कैप का निर्माण करना, यानी कि मूलांकुर और मूल गोप का निर्माण करना इसका काम होता है हाइपोफाइसिस सेल का। बस यही लिखना है आपको बेसल सेल में। तो बेसल सेल के 2-3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट में तो आप कह देंगे कि अनुप्रस्थ विभाजन होने से 8 से 10 कोष की लंबी संरचना बनती है जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं। एक पॉइंट हो गया। फिर आप बताइए कि अंतिम कोष का चूसकांग और प्रथम कोष का हाइपोफाइसिस जो इनका निर्माण करती है। और क्या लिखना है इसमें? और सिंपल है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। अब हमने दोनों सेलों को डेवलपमेंट कर दिया। अब लास्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि भाई जो एपिकल सेल थी वो और अपना विभाजन करती है जिससे ये जो संरचना है वो हार्ट शेप में आ जाती है। कैसी शेप में आ जाती है? हार्ट शेप में आ जाती है। भाई ये जो भ्रूण था ये भ्रूण था, अब ये ग्लोबुलर शेप में है कि नहीं? लेकिन इसमें जब और अपना विभाजन हुए तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी तो ये हार्ट शेप में आ जाता है। और जब इसमें और ज्यादा अपना विभाजन होते हैं, जब इसमें और ज्यादा अपना विभाजन होते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये मुख्य रूप से हमारे दो क्या बना देता है, इस प्रकार की संरचना बना देता है जिसको हम बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्र, ठीक है। ये जो पूरी संरचना थी ना वो बदलकर इस प्रकार की संरचना में बदल जाती है। इनको कहते हैं हम बीज पत्र। क्या कहते हैं? बीज पत्र। और आप देखिए इसमें 2 बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? 1 और 2। और हम क्या पढ़ रहे थे? द्विबीजपत्री प्लांटों में भ्रूण का परिवर्तन। और द्विबीजपत्री डाइकोट प्लांट आप जानते हैं ना क्या होते हैं? अरे जिनमें 2 बीज पत्र होते हैं। और बीज पत्र भी आपने देख रखे हैं, जैसे चना है। अरे कितनी बार मैंने आपको बादाम और उनको बताया है ऐसे अलग करके, नहीं देखा? मूंगफली हमने देखी थी। तो सब डाइकोट प्लांट है, वो 2 बीज पत्र है। और मैंने आपको खूब बताया है, मैंने आपको उसमें भ्रूण भी बताया है, प्रांकुर भी बताया है ना? हाँ, सारी चीजें आपने देख रखी है प्रैक्टिकली। तो ये जब 2 बीज पत्र बन जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा डाइकोट प्लांट में क्या है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है। यहाँ होता है प्रांकुर, यहाँ होता है मूलांकुर, है ना। अब जो ये पूरी संरचना है, ये जो पूरी संरचना है वो किसके अंदर व्यवस्थित होगी भाई? हमारे जो मादा युग्मकोद्भिद है उसके अंदर व्यवस्थित होगी क्या नहीं होगी? ठीक है। देखो एक में अब ये तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एक डायग्राम जो बन सकता है वो क्या बन सकता है? देखिए ये क्या है? ओवेरी, अंडाशय, ठीक है। मैं एक डायग्राम डायरेक्टली बना रहा हूं, आप समझ रहे ना? हाँ, डायरेक्ट मैंने ज्यादा इसको शो नहीं किया है, सजाया नहीं है, कहने का मतलब ये है। आप समझदार हैं। ये बीजांड आपको दिखाई दे रहा है और ये टोटल संरचना अंडाशय की है। ये क्या है भाई? बीजांड का है। क्या है? बीजांड का है। तो ये अध्यावरण है और ये बीजांड का है। और बीजांड काय के अंदर ही हमारा कौन होता था? मादा युग्मकोद्भिद। अब जो संरचना बनी थी वो मादा युग्मकोद्भिद में ही तो बनी थी। तो ये जो होता है ना, अब मान लीजिए जो हमारे 2 बीज पत्र हैं वो
इस प्रकार इस बीजांडकाय में व्यवस्थित है। ठीक है, और इसके चारों तरफ आप भ्रूणपोष मानो नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ प्लांटों में भ्रूणपोष होता है, कुछ में नहीं होता। ठीक है, हाँ। तो अब बिल्कुल इस प्रकार की संरचना रहेगी आपके पास, है ना। आपने अंदर ही अंदर जो मादा युग्मकोद्भिद था उसमें इस प्रकार के 2 बीज पत्र बना लिए हैं। यहां तक हम समझ चुके हैं इसको। ठीक है, अब आगे क्या घटना होगी वो हम देखते हैं। अब आगे क्या काम होना है वो होगा भैया बीज का निर्माण। बात समझ में आ गई। जब किसी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्राथमिक ब्रोंकोस केंद्रक और जाइगोट बनता है तो दोनों संरचनाएं डेवलप होकर एक एंडोस्पर्म बनाती है और एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है जाइगोट। तो ये काम हमने देख लिया था। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि अब होगा बीज का निर्माण। क्या होगा? बीज का निर्माण। अच्छा, बीज के निर्माण में मैं आपको ओवरऑल एक बात बता दूं, संपूर्ण बीजांड एक बीज में परिवर्तित होता है। बात को याद रखना कि एक बीज जो बनता है, एक बीज पूरे एक बीजांड से बनता है। आपने ओवेरी में, अंडाशय में एक बीजांड देखा था नहीं देखा था? तो वो एक बीजांड जो होता है वो केवल एक बीज का निर्माण करता है। ठीक है, अब ओवेरी जो होता है, अंडाशय जो होता है, उसमें कितने भी बीजांड हो सकते हैं। हम तो एक ही पढ़ के चल रहे हैं, लेकिन एक ओवेरी में कितने भी बीजांड हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब आप इससे समझ सकते हैं कि जितने बीजांड होंगे उतने ही उसमें क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। क्यों? मैंने आपको बता रखा है, एक बीजांड एक बीज का निर्माण करता है ना। अब हम बीजांड को देखें, केवल बीजांड को देखें तो मैं डायरेक्ट डायग्राम यहां बना सकता हूं अगर आप समझ जाएंगे तो, है ना। ये मैं यहाँ रेफे वगैरह नहीं बना रहा हूँ, बीजांड, ये बीजांड ग्रंथ है और मैं डायरेक्ट ही अपनी संरचना को बना रहा हूँ। ये मान लेना आप अध्यावरण है। चलो बनाई दूं, आप फिर ये बोलेंगे सर तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, है भाई, ये एक बीजांड है। ठीक है, ये बीजांड ग्रंथ है और ये किससे जुड़ा हुआ है? अंडाशय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अंडाशय से, है ना। अब इसमें क्या होता है मैं पॉइंट देखूंगा और इसको समझाऊंगा। सबसे पहले कि जो अध्यावरण होते हैं, अध्यावरण बीज चोल का निर्माण करते हैं। तो अध्यावरण हमारे पास 2 हैं। तो बाह्य अध्यावरण, बाह्य बीज चोल जिसको हम टेस्टा कहते हैं, और अंत अध्यावरण, चलो क्यों हम यहाँ अच्छा लिखते हैं ना, हमारे पास काफी जगह है। देखो, ओवरऑल मैं बात करूं कि जो अध्यावरण होते हैं वो बीज चोल का निर्माण करते हैं, सीड कोट का निर्माण करते हैं, है ना। अब अध्यावरण हमारे पास 2 हैं। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, अध्यावरण होता है, वो तो बनाता है टेस्टा, और जो इनर होता है वो बनाता है टैगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। क्या? देखो,
ये हमारा बाह्य अध्यावरण, ये हमारा अंतः अध्यावरण, है ना। तो ये दोनों पता है क्या करते हैं, दोनों अध्यावरण बदल कर इसके ऊपर एक बीज चोल बना देते हैं। बस इतनी सी संरचना बन जाती है। अध्यावरण ने क्या किया कि दोनों के ऊपर जो हमारे बीज पत्र थे उनके ऊपर इस प्रकार एक आवरण बना दिया, बीज सीड कोट बना दिया। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी का छिलका उतारते हो, चलिए मैं बात कर लेता हूं चने की बादाम की, तो आप चने का जब छिलका उतारते हो तो आपको आउटर जो छिलका है वो तो थोड़ा ब्लैक कलर का सा दिखाई देता है, तो वो तो है टेस्टा, उसका निर्माण किससे हुआ है, बाह्य अध्यावरण से। और नीचे की तरफ जो होता है वो थोड़ा व्हाइटिश संरचना होती है उसकी। ऊपर का छिलका, अरे भाई छिलका नहीं देखा क्या, तो ऊपर का कलर अलग होता है और अंदर का कलर अलग होता है। तो ऊपर का जो कलर है वो तो टेस्टा है और अंदर का जो है वो टैगमैन है। समझ में आ गई बात। और उस पूरे को आप सीड कोट बोलते हैं, बीज चोल बोलते हैं, ठीक है। तो अध्यावरण ने क्या किया, बीज चोल का निर्माण किया, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा बीजांड ग्रंथ था वो बीज ग्रंथ में बदल जाता है। अब जो ये आपको पूरी संरचना दिखाई दे रही है ना, ये पूरी नष्ट हो जाएगी और ये केवल ऐसे जुड़ जाएगा बीज ग्रंथ, बिल्कुल इस प्रकार एक मतलब छोटी सी धागेनुमा संरचना से। कौन, बीजांड ग्रंथ। अभी आपने बीजांड ग्रंथ देख रखा था ना, बहुत बड़ा सा था, वो आगे चल के किस में परिवर्तित हो जाएगा, केवल एक बीज ग्रंथ में, स्टाप में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो देखिए अब आपको ये बिल्कुल एक बीज नहीं लग रहा क्या, भाई पूरा बीज है ये, इसी को तो आप बीज कहते हैं। आपने मटर का बीज देखा होगा, फली से जुड़ा हुआ रहता है एक संरचना से, जिस संरचना से जुड़ा रहता है वो बीज ग्रंथ है। क्या है, बीज ग्रंथ। ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग है वो इसके बीज चोल है जिनका निर्माण अध्यावरण ने किया था, और अंदर जो आप देखते हैं वो इसके दो बीज पत्र हैं, और जिनके कोने पर कौन होता है, भ्रूण होता है, प्रांकुर वाली स्थान प्रांकुर होता है, तो वो इसी को तो आप बीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या बचा, अरे जो पूरा बीजांड काय था, अब देखो कि और जो यहाँ पर संरचनाएं थी, रेफे वगैरह और ये है ना, बीजांड काय वगैरह और ये कोई खास ज्यादा परिवर्तित नहीं होते और नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से हमारे बीज का जो निर्माण किया था वो मादा युग्म को भी तो करेगा ही भाई, सीड कोट बनवा रहा है, भ्रूण बनवा रहा है, और जो अध्यावरण थे वो केवल उस पर बीज चोल बना देते हैं, और बीजांड जो ग्रंथ है वो इस पर बीज ग्रंथ बना देता है। बस इसी को तो हम बीज कहते हैं। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो बताओ बीज बना कि नहीं बना। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई बीज के निर्माण को समझाइए, तो आपका आंसर सुन लीजिए क्या होगा। आप ये बोलेंगे कि संपूर्ण बीजांड एक बीज में परिवर्तित होता है, इसमें अध्यावरण बीज चोल का निर्माण करते हैं। फिर आप लिखेंगे कि बाह्य अध्यावरण ये करता है और अंत अध्यावरण ये करता है, और जो बीजांड ग्रंथ है वो बीज ग्रंथ में बदल जाता है, ठीक है। और बीजांड का है रेफे वगैरह निभाग ये खास परिवर्तित नहीं होते। तो समझ में आ गई। तो यही है हमारे किसका निर्माण, बीज का निर्माण। अब इसमें कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या है एक एक नंबर के क्वेश्चन, वो सुन लीजिए। जैसे बीजांड काय जो होता है ना, बीजांड काय, हालांकि वो नष्ट हो जाता है, लेकिन काली मिर्च में जो बीजांड काय है वो एक परत या झिल्ली के रूप में होता है, तो उसको हम परिभ्रूण कोश कहते हैं।
अब ये जो लाइन चल रही है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन की है, वो एक एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में आ जाती है। क्या कि बीजांड काय प्राय नष्ट हो जाता है या उपयोग में ले लिया जाता है, लेकिन कई बार कुछ प्लांटों में वो झिल्ली के रूप में रह जाता है, जिसको हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, ऐसे ही जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार वाला भाग आपने देखा है, तो बीजांड द्वार पर एक सफेद संरचना पाई जाती है, सफेद संरचना। ठीक है, तो उसे हम कैरंकल कहते हैं, जैसे अरंडी। नहीं, एक मिनट, देखिए, तो ये बात समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन परिभ्रूणपोष। सेकंड है कुछ पादपों में बीजांड द्वार पर सफेद संरचना होती है, जिसे कैरंकल कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है अरंडी, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण मिलता है, जिसे एरिल कहते हैं, एग्जाम्पल है लीची। बीजांड द्वार पर प्लगनुमा संरचना, ओपर्कुलम। देखिए, बीज के निर्माण वाले टॉपिक में कुछ हमें 4 क्वेश्चन 1 लाइन के पढ़ने को मिलते हैं, और वो क्या है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कि जो बीजांड काय होता है वो काली मिर्च के प्लांट में एक झिल्ली के रूप में रहता है, उसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि जो अरंडी का पौधा होता है, अरंडी के प्लांट में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक सफेद संरचना होती है, जिसे हम कैरंकल कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि कुछ प्लांटों में बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण मिलता है, जिसे हम तीसरा अध्यावरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तीसरा अध्यावरण। तो इस मांसल आवरण को हम एरिल कहते हैं। और जो लीची होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी के व्हाइट कलर के पार्ट को हम खाते हैं। तो जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है ना खाने योग्य, वही एरिल होता है। क्या होता है? एरिल। नेक्स्ट है कि बीजांड द्वार पर एक प्लगनुमा संरचना भी पाई जाती है, जिसको हम ओपर्कुलम कहते हैं। ठीक है। तो ये था भाई हमारा बीज का निर्माण। अब हमने क्या कर लिया है? बीज का निर्माण भी कर लिया। अब जिस प्लांट में जितने बीज होते हैं समझ लेना उतने बीजांड होंगे। अब बीज के प्रकार भी थे भ्रूणपोष के आधार पर, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं। कैसे कि चना और मटर ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष भ्रूण के परिवर्तन या बीज के परिवर्तन के समय नष्ट हो जाता है, तो इनको हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जबकि मक्का वगैरह है, बाजरा है, इनमें क्या होता है कि जो भ्रूणपोष होता है वो नष्ट नहीं होता बीज के परिवर्तन के समय, तो उनको हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फल का विकास। फल, अभी आपने क्या देखा कि हमारे प्लांट में जो ओवीरी था, अंडाशय था, उसके अंदर क्या बन चुका है? बीज बन चुका है।
क्या बन चुका है? बीज। और हम किन प्लांटों की बात कर रहे हैं? हम एंजियोस्पर्म प्लांटों की बात कर रहे हैं, आवृत बीजी पौधों की बात कर रहे हैं। तो आप समझदार हैं कि आवृत बीजी पौधों में जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते ना। तो अब आप फल बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। फल का निर्माण कौन करता है भाई? अंडाशय करता है। कौन करता है? अंडाशय। इसकी जो अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति बनाती है। क्या बना देती है? फल भित्ति, है ना। नेक्स्ट, अरे नॉर्मल है, आप समझ लेना। तो एक सिंपल सी बात है कि अंडाशय से निर्मित फल वास्तविक फल कहलाते हैं। ठीक है। और अंडाशय के अलावा पुष्पासन, दर्पण से बने फल आवासी फल कहलाते हैं, जैसे सेब। नेक्स्ट, बिना निषेचन के बने फल अनिषेक फल व घटना अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है। ऑक्सिन, जिबरेलिन का छिड़काव कर फल बनाए जा सकते हैं। इससे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है बीज के निर्माण के बाद, वो है फल का विकास। किसका विकास? फल का विकास। समझिए, फल के विकास में ओवरऑल आपको एक बात दिमाग में याद रखनी है कि जो पूरा अंडाशय होता है वो एक फल बनाता है। भाई अंडाशय में भी हमने कोई परिवर्तन नहीं देखा। जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा, है ना। इसकी जो अंडाशय भित्ति है ऊपर वाली, वो क्या बना लेती है? फल का छिलका, जिसको हम फल भित्ति कहते हैं। और आप सभी ने देखा है कि फल के अंदर बीज होते नहीं होते। अब नेक्स्ट कहता है, ये कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे, कि अगर कोई फल अंडाशय से ही बनता है तो उन फलों को हम वास्तविक फल कहते हैं, है ना। लेकिन कुछ फल अंडाशय के अलावा बाह्य दलपुंज से पुष्पासन से बन जाएं तो उन फलों को हम आभासी फल कहते हैं, यानी कि झूठे फल कहते हैं, जैसे सेब। तो सेब वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ लेगा कि आभासी फल क्या है। आपका एक आंसर रहेगा कि अंडाशय के अलावा किसी और पार्ट से अगर फल बन जाए तो उसे हम आभासी फल कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि यदि बिना निषेचन के ही कोई फल बन जाए, ये जो हमने फल बनाए हैं वो तो निषेचन से बनाए हैं, यदि बिना निषेचन के ही कोई फल बन जाए तो उन फलों को हम अनिषेक फल कहते हैं और इस घटना को हम अनिषेक फलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आजकल हम ऑक्सिन और जिबरेलिन पादप हार्मोनों का छिड़काव कर कृत्रिम रूप से भी फलों को बना सकते हैं। मतलब बना नहीं सकते, उनको परिपक्व कर सकते हैं फलों को। ठीक है। तो इसे हम प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं।
तो ये 3-4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं फल के विकास में। जो लाइन है वो सभी एक क्वेश्चन के रूप में, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपको बात समझ में आ गई कि आखिर फल का विकास कैसे होता है ना। कैसे होगा फल का विकास? बहुत सिंपल है कि भाई ओवरऑल एक अंडाशय से फल में बदल जाएगा, अंडाशय से व्यक्ति फल व्यक्ति बना लेगी। फिर आपको इसमें 3-4 क्वेश्चन है, जैसे आपसे वो पूछ ले, हालांकि वास्तविक फल नहीं पूछता, आभासी फल की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, अनिश्चित फलन की आपसे पूछ सकता है, प्रेरित अनिश्चित फलन क्या है वो भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमें पढ़ के चलनी है। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो फल भी बन गया भाई। अब देखो कहां से हमने स्टार्ट किया था, सेकंड पार्ट में देखो, एक प्लांट के पुष्प से हमने स्टार्टिंग की थी और उस पुष्प को अब हमने खत्म करके क्या बना दिया, एक फल बना दिया। क्या बना दिया? फल। तो पुष्प से लेकर फल बनने तक कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने पढ़े, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज वाले टॉपिक हमने पढ़े, समझ में आ गई बात। तो कितने सारे क्वेश्चन बने, बहुत सारे क्वेश्चन बने यहाँ तक, है ना। ये लास्ट टॉपिक है, यो मान लीजिए, है ना। तो ये हमारी जो पूरी घटना है प्लांटों के निषेचन के बारे में, या मैं कहूँ लैंगिक जन्म के बारे में, तो वो अब यहाँ पर क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अब एक लास्ट नॉर्मल सा टॉपिक है जिसको हम 11th क्लास में भी देख चुके हैं, पीढ़ी एकांतरण, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण जिसको हम अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो देखिए भाई क्या है पीढ़ी एकांतरण। एकांतरण का मतलब आप समझो एक के बाद उसी का आ जाना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं कि हमारे पास एक खेत है, ये खेत है, इस खेत में रबी की जो फसल थी उसमें हमने गेहूं बो दिए। क्या बो दिए? गेहूं। मैं रबी की फसल की बात करता हूं। अगली जो रबी की फसल आई उसमें हम इसमें जरूर सरसों करते हैं, आप सभी जानते हैं, जानते हैं ना, सभी अपने गांव में ऐसे ही करते हैं ना कि भाई इस साल हमने इस खेत में ये बोया है तो अगले साल इसमें हम दूसरी फसल करेंगे, है ना। इसको हम फसल चक्र भी कहते हैं। इसके बहुत बड़े फायदे होते हैं। नेक्स्ट जो रबी की फसल का टाइम आएगा फिर इसमें हम क्या बोएंगे, गेहूं बोएंगे। तो देखिए गेहूं की जो फसल है वो एक के बाद आ रही है दोबारा, तो इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रेशन, एकांतरण। समझ में आ गई बात। तो ये तो फसल एकांतरण मान लीजिए आप इसको, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पीढ़ी एकांतरण की बात कर रहे हैं। तो आपको एकांतरण का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज का एक के बाद अगेन उसका आ जाना एकांतरण कहलाता है, अल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीढ़ी एकांतरण हमारी बायोलॉजी में क्या है। तो देखिए जो प्लांट होते हैं उनके जीवन चक्र की लाइफ साइकिल की 2 फेज होती है, 2 फेज, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है भाई? एक तो होती है गैमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो होती है हैप्लॉइड फेज
और ये होती है डिप्लॉयड फेज, स्पोरोफाइट। बात को समझिए भाई। अब मैं आपको थोड़ा फास्ट इसको समझाऊंगा कि भाई आवृतबीजी प्लांटों में दो प्रावस्थाएं वो देखने को मिलती हैं। एक तो होती है युग्मकोद्भिद प्रावस्था जो कि अगुणित प्रावस्था होती है, और एक होती है बीजाणुद्भिद प्रावस्था जो कि द्विगुणित प्रावस्था होती है। आपको फिर एक बात कह के चलनी है कि प्लांटों में ये अवस्थाएं एकांतर क्रम में आती हैं, अर्थात स्पोरोफाइट अवस्था आएगी, उसके बाद युग्मकोद्भिद आएगी और फिर स्पोरोफाइट आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, एकांतरण हुआ, है ना। या आप कहेंगे कि द्विगुणित प्रावस्था के बाद अगुणित प्रावस्था आती है और फिर द्विगुणित प्रावस्था आ जाती है। सिंपल है। चलिए तब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने बेसिक आपको बताया कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो देखिए भाई, हमने एक बीज लिया, प्लांट का बीज, तो ये बीजाणुद्भिद प्रावस्था नहीं है क्या? नहीं है बीजाणुद्भिद प्रावस्था, है ना। ये बीज लिया, इस बीज को बोया, तो मान लीजिए ये प्लांट की स्पोरोफाइट प्रावस्था है। अब ये जो बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है वो बहुत लंबी होती है, काफी सालों की होती है, वर्षों की होती है ना। अच्छा, तो ये प्लांट का जो बड़ा हो गया, कायिक अवस्था चल रही है। कायिक अवस्था उसको कहते हैं जब तक उसमें पुष्प वगैरह नहीं लगे, ठीक है। तो ये बीजाणुद्भिद प्रावस्था है। अब इसमें क्या होता है, जब ये पूरा प्लांट परिपक्व हो जाता है तो इसमें फ्लावर बनते हैं, पुष्प, और इस पुष्प में पुंकेसर, वर्तिकाग्र वगैरह होते हैं, जहां क्या होता है जननांग बनते हैं, और जननांग बनते हैं तो उनमें युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। बस नोट कीजिए, इस प्लांट में स्टार्टिंग आपने स्पोरोफाइट से की थी, लेकिन कुछ साल बाद इसमें अब क्या बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं। तो ये इसकी कौन सी प्रावस्था आ गई, गैमेटोफाइट प्रावस्था। ये स्पोरोफाइट से स्टार्ट की थी आपने, गैमेटोफाइट आ गई। अब आप क्या करेंगे, गैमेटोफाइट प्रावस्था में हम जानते हैं निषेचन होता है, और निषेचन होता है तो बीज बनते नहीं बनते क्या, और इस बीज को आप बोएंगे दोबारा, कौन सी प्रावस्था आ गई, स्पोरोफाइट आ गई। नहीं है बात समझ में। देखो, स्पोरोफाइट से आपने स्टार्ट किया था, गैमेटोफाइट आई, और फिर अगेन क्या गई, स्पोरोफाइट। जब ये प्लांट भी बड़ा होगा तो इसमें भी गैमेटोफाइट, इसके बीज को उगाएंगे तो स्पोरोफाइट। बहुत सिंपल है, यही है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, है ना। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना, या है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सिंपल है, कर लेंगे। तो आज ये हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है भाई। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, और कल हम मिलेंगे अपने इस यूनिट के लास्ट चैप्टर के, ठीक है भाई। ठीक, सुनो, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अब ये जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, वो हमारी 4 अंक की है कि नहीं, 4 अंक की, है ना। तो इस बार 2 पार्ट से 3 पार्ट से ये हमारे पास 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 1 नंबर का क्वेश्चन या तो पहले चैप्टर से या चौथे चैप्टर से, ठीक है। और 3 नंबर के क्वेश्चन के इन दोनों चैप्टरों से आने के चांस होते हैं। तो इस बार 2 पार्ट जो है उससे 3 नंबर के क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना बन रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मुख्य रूप से इसको पढ़ना है, सेकंड चैप्टर। पढ़ना तो सभी है, कोई भी चीज आ सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंस ज्यादा 2 पार्ट को देना है इस बार, ठीक है। हाँ, याद तो सारे ही टॉपिक करने, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस आप इसको दीजिए ना। और कुछ बच्चे भी क्या है, वीडियो को कम देख रहे हैं,
पूरा नहीं देख रहे। देखो समय का कोई पता नहीं है, ये स्कूल कब खोले, है ना, ये बीमारी है। तो अगर थोड़े लेट स्कूल खोलते हैं तो हमारे लिए आप सभी को बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आप लॉस में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पूरे ढंग से पढ़ते हैं तो आपका यूं मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट ही होता जा रहा है ना। और कुछ बच्चे क्या है कि वीडियो देख लेते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछते नहीं है। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आप डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत आंसर दूंगा। कुछ बच्चे पूछते भी हैं, उनको मैं तुरंत सेटिस्फाई भी करता हूँ। ऐसा कोई आपको भी पता है कि मैं कभी मना ही नहीं करता क्वेश्चन समझाने की। तो समझ में आ रही है? तो आप पढ़कर पूरे टॉपिकों को समझकर, और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। नोट्स बने हुए हैं 6 पार्ट तक, तो 5 और 6 तक तो तैयार रखना उनको, ठीक है। हाँ, नोट्स तैयार रखना सभी चैप्टरों के, है ना भाई। तो ये जो तीसरा पार्ट है वो आपका कंप्लीट है। बाकी बात करते हैं अपने कल।